चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि बॉडीज़ जो हैं वो वर्क कैसे करती हैं, उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वर्क डन होता है। वर्क डन किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता, कौन सी जो है केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जाके अगर हम फोर्स अप्लाई भी कर दें तो फिर भी जो है वर्क डन हम नहीं कर सकते। बेसिकली हम ये देखेंगे कि वर्क करने के लिए हमें किन किन नेसेसरी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन मिस हो जाए तो वर्क डन नहीं होता। तो खैर उसके लिए हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। इसकी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन एनर्जीज़ के बारे में आप फेमिलियर हैं। 9th-10th में हमने यही पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। डिटेल के अंदर हमने इनको स्टडी किया हुआ है। बेसिकली अगर हम एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं एबिलिटी। ये एबिलिटी है टू डू वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी है किसी भी बॉडी की, तो वो एनर्जी कहलाती है। अगर हम कहें कि कोई बॉडी जो है वो वर्क करना चाह रही है या वर्क कर रही है, इट मीन्स कि उस बॉडी के पास एनर्जी है। उस एनर्जी को वो यूटिलाइज़ कर रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती जा रही है और वर्क करती जा रही है। अगर लेकिन किसी बॉडी के पास का एनर्जी ही नहीं है, कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, तो वो फिर वर्क भी नहीं कर पाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी हमारे पास जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब मैं वो बेसिक लेवल पे आपको तो नहीं बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आप फेमिलियर हैं इस चीज़ से। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसमें जो एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी जो है इसमें होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी इसी की ही एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। इसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी की अगर बात करें जो ग्रेविटी की वजह से होती है, तो ये सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं ये पोटेंशियल एनर्जी की ही टाइप्स हैं। फिर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी भी जो है बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती किस वजह से है। बेसिकली ये आती है ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडीज़। तो इसमें जितनी भी मूविंग बॉडीज़ होती हैं, ऑल मूविंग बॉडीज़ जो कि मूव कर रही हैं अपनी पोजीशन को अपनी जो मोशन है उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है, सब के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी का थोड़ा सा ओवरव्यू था कि वो एनर्जी क्या होती है, उसको हमने जाना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या होता है? कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, उस बॉडी पे आप थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी अपनी मोशन को जारी कर लेती है या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, और वो चेंज पोजीशन जो है उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक आपके पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, आप ऐसा करते हैं कि पानी के गिलास को एक साइड से हाथ लगा के उसको धकेल के थोड़ी सी आगे ले जाते हैं। जैसे ही आप उस ग्लास के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
वो ग्लास जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम उस वक़्त कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये उसी तरफ मूव कर रही है जिस तरफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो इस बॉडी ने या हमने क्या किया है, वर्क डन किया है, हमने कोई काम कर लिया है। तो वर्क डन की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड जो ये बॉडी है इट कवर्स some distance in direction of applied force। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी मूव करनी चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन। अगर हमेशा उसी की डायरेक्शन में मूव करेगी ऑलवेज, अगर तो वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं करती तो उसके लिए बहुत सारे केसेस आते हैं, आगे स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे साथ साथ में। अब ये जो हमारे पास वर्क डन होता है ना, जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर नेचर होती है इसकी। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। क्योंकि ये क्यों स्केलर होती है ये मैं आपको बताऊंगा, जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये होती क्यों है। अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको हम W से राइट करते हैं। अब इसका फार्मूला अगर लिखें तो इसका फार्मूला है W इज़ इक्वल टू F डॉट डी। F डॉट डी। अब मुझे बताएं फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या स्केलर है या वेक्टर है? फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर है। अभी हमने कल लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। स्केलर। तो देखें ना, ये फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दोनों को आपस में हमने उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो हमारे पास रिजल्ट में जो क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर इन नेचर। सो हम इसलिए कहते हैं कि वर्क जो है उसकी नेचर क्या होती है, स्केलर होती है, क्योंकि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ आ गई है? अगर हम इसी फार्मूला को आगे लेके चलें, अब अगर तो अब इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, ठीक है, एक्स कंपोनेंट बन सकता है और वाई कंपोनेंट बन सकता है। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मैंने क्यों लगाया, समझ आ गई है ना क्यों लगाया? क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं उसके लिए हम कॉस थीटा को इस्तेमाल करते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन सकता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन सकता है। कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि W इज़ इक्वल टू फोर्स को जो है हम एक्स कंपोनेंट पे ले लेते हैं, एफ एक्स डी बन जाता है कॉस थीटा। इसको आप ए का नाम दे लें, ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है। सेकंड इसका कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट पे जो है वर्क डन करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फोर्स है वो वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एफ वाई डी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, बी का इसको नाम दे लें।
अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं वर्क डन के लिए कि कौन कौन से केसेस के अंदर जो है वर्क डन होगा, कौन से अंदर नहीं होगा, और कौन से ऐसी केसेस हैं जो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम फॉलो करें तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। वो हम देखते हैं ज़रा। केस नंबर 1 अगर हम देखें, केस नंबर 1, इसमें हम ऐसे करते हैं कि एक बंदा होता है हमारे पास, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसको ड्रा करने की। तो इसको ना मैं पकड़ा देता हूँ एक कार्ट। कार्ट समझती है ना, वो जो होती है शॉपिंग के लिए जब आप जाते हैं मॉल्स के अंदर, तो वहाँ पे कार्ट्स पड़ी होती हैं जिसके अंदर आपने सारा अपना लगेज डालना होता है, वो होती है कार्ट। तो अगर आपके पास एक कार्ट है, ठीक है, ये ओके लेके रो रहा है आपका। अगर वो कार्ट है तो वो बंदा क्या करता है कि उस कार्ट के ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। ये क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है बंदा, उसको धकेल रहा है आगे। अब जब ये आगे को धकेलेगा तो जो कार्ट है वो भी आगे को मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट इसका जो है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बेसिकली 0 डिग्री का बन रहा है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि फोर्स भी वन डायरेक्शन में चल रही है और उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कवर कर रही है बॉडी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन सेम हो, जैसे देखें ना ये फोर्स है और इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो इट मीन्स के इन इस यहाँ पे एंगल फिर क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। तो हम कहेंगे कि थीटा क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम वही अपना फार्मूला उठाते हैं ज़रा यहाँ से, जो था W इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। तो एफ डेल्टा डी, या एफ डी भी हम कह सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि हम डेल्टा डी ही लगाएं, एफ डी भी लगा लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉस 0 डिग्री, अब हमें पता है कि जो कॉस 0 डिग्री होती है, कॉस 0 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू 1। कॉस 0 पे 1 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा डी। इसको आप C का नाम दें। ये आपका है केस नंबर 1। इसमें देखें क्या रिज़ल्ट हमें मिला है कि जो वर्क डन है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप रिज़ल्ट में लिखेंगे सो W या वर्क डन इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है और साथ में मैक्सिमम भी है। वर्क डन मैक्सिमम भी हो रहा है यहाँ पे और पॉजिटिव भी हो रहा है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में अगर देखें तो जो हमारे पास एंगल बनता है, जब एक बंदा है वो क्या करता है कि कार्ड को पुल कर लेता है अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ मोशन में। अब देखें जो कार्ड है वो तो मूव कर रही थी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब हम ऐसा करते हैं कि कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी है और वो मूव कर रही है आगे को, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो जिस बंदे ने कार्ड पकड़ी हुई है, ये इसी कार्ड को पीछे को खींचना शुरू कर देता है। ये इसी कार्ड को जब पीछे को खींचना शुरू करेगा तो इट मीन्स कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो लेकिन कार्ड तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, कार्ड की मूवमेंट आगे को है, और यहाँ पे फिर जो एंगल हमारे पास आएगा वो 180 का बन जाएगा। कैसे बना है 180 का एंगल? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है बैकवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है 180 का एंगल बन जाता है। अब वो जो 180 का एंगल है वो हम पुट करते हैं हमारे फार्मूला के अंदर। W इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा डी कॉज 180 डिग्री। अब कॉस जो है ये 180 के ऊपर -1 होता है, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसकी वैल्यू है -1। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो W इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा -f डेल्टा डी, इसको जो है D का नाम दे। माइनस कैसे आया? क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या है? -1। सो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो नेगेटिव में आ चुका है। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट में लिखेंगे कि जो वर्क डन है, सो W जो है वो क्या है? नेगेटिव। वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आया है। हाँ, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कर रहा है वो बंदा, लेकिन वो नेगेटिव में कर रहा है क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ कार। ठीक है, अगर तो होता कि कार्ड की मूवमेंट और जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों की मूवमेंट हमारी सेम डायरेक्शन में जाती, तो उस वक्त जो वर्क डन था वो पॉजिटिव होता और मैक्सिमम होता। यहाँ पे मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं होगा। अब केस नंबर 3 देखते हैं। थर्ड वाले केस में अगर हम देखें तो फ़र्ज़ करें कि वही जो बंदा था ना वो क्या करता है, बैठ जाता है, थक गया बेचारा। कभी कार्ड को वो आगे को धकेल रहा था, कभी वो पीछे को धकेल रहा था, अब वो थक चुका है। अब उसने क्या करना है? बैठ जाना है, सिट ऑन द कार्ड। वो रेड़ी के ऊपर ही बैठ गया। अगर तो वो बंदा कार्ट के ऊपर बैठ गया है तो इट मीन्स कि उसका जो वज़न है सारा का सारा वो उसी रेडी के ऊपर, उस कार्ट के ऊपर पड़ रहा है। जब उसका सारा वज़न उस कार्ट के ऊपर पड़ रहा है तो उसका जो वज़न है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो कार्ट थी वो मूव कर रही थी आगे को। मैं आपको इधर डायग्राम में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर समझ आ जाएगी। ये वो बंदा है, मेरी जो पेंटिंग है वो इतनी भी ख़ास नहीं है, और ये कार्ट बना लेते हैं, चेयर लिख देते हैं। ये कहें कि बंदा जो है ना बैठ चुका है कार्ट के ऊपर। जब ये वहाँ पे बैठ गया तो इसका जो जितना भी वज़न था वो एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड। वो बेसिकली वही तो इसका वेट था, W इज़ इक्वल टू एम जी इज़ इक्वल टू एफ पी हम इसको कहते हैं। जो इसका वेट है वो नीचे को एक्ट कर रहा है, इट मीन्स के फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। लेकिन यही जो कार्ड थी ये मूव कर रही थी आगे को, डेल्टा डी थी आगे को, और फोर्स है नीचे को। जब एक चीज़ इधर को है एक चीज़ इधर को है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं आ रहे। अगर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली एंगल फिर कौन सा होगा? 90 का। शाबाश। इट मीन्स के यहाँ पे जो हमारे पास थीटा आएगा वो 90 डिग्री है। अब वही हम अपना रिलेशन लेते हैं, W इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा डी कॉस 90। अब कॉस 90 पे जो है ये ज़ीरो होता है। ठीक है, आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है कि कॉस 0 पे 1 है, साइन कॉस और साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कॉस 0 पे 1 है तो साइन 0 पे 0 है। अगर कॉस 90 पे 0 है तो साइन 90 पे 1 है। ये इनमें थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको बताना चाहिए है। कॉस 90 जो था ये था 0 के इक्वल। सो रिलेशन जो है हमारे पास
वो 0 आ गया। तो वर्क डन यहाँ पे फिर क्या आया 0। तो हम रिज़ल्ट के अंदर क्या लिखेंगे, नो वर्क डन, नो वर्क इज़ डन, क्योंकि वर्क डन हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ से समझ आ रही है हमें कि वर्क कोई भी डन नहीं हुआ। हालांकि उस बंदे का वज़न जो है वो फोर्स लगा रहा था, लेकिन क्योंकि वो मूव नहीं करवा पाया उस कार्ट को, कार्ट अपनी ही जो है वो मोशन को जारी रखे हुए थी, ना उसने उसको रोका, ना उसने उसको जो है मज़ीद फोर्स अप्लाई की कि वो मूव करे। सो इसलिए जो वर्क डन है उस बंदे का वो 0 है, वो रेस्ट कर रहा है इस वक्त। फिर लास्ट वन जो हमारा केस है, केस नंबर 4, ये क्या आता है। केस नंबर 4 में वही जो बंदा है वो क्या करता है कि कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। मैन अप्लाई फोर्स ऑन कार्ट, बट क्या हो जाता है कि कार्ट के डज नॉट मूव। जैसे कि वही बंदा है, इसने क्या किया, कार्ट पकड़ा, और उस कार्ट को उसने धकेलना शुरू कर दिया। बेचारे ने ज़ोर लगाना शुरू किया इस डायरेक्शन में, बट जो डिस्प्लेसमेंट था कार्ट का वो रहा 0। वो चली ही नहीं, कार्ट उससे धकेली नहीं गई, उससे वो रेडी जो है वो धकेली नहीं गई, वो स्टैटिक ही रही, वज़नी होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है, या आगे कोई रुकावट लगी होगी जिसकी वजह से वो अप्लाइड फोर्स की वजह से भी वो जो है मूव नहीं कर सकी। तो उस वक़्त जो इनके दरमियान एंगल बना थीटा, वो अगेन 0 डिग्री का था। रिलेशन क्या था, W इज़ इक्वल टू एफ डेल्टा डी कॉस थीटा। तो W इज़ इक्वल टू फोर्स तो है, डेल्टा डी क्या है 0, और कॉस भी 0। अब कॉस 0 पे तो 1 होता है, ठीक है, लेकिन पीछे अगर ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल रिलेशन क्या हो जाएगा 0। तो इट मीन्स कि ये जो केस नंबर 4 है इसमें भी जो है नो वर्क इज़ डन, नो वर्क इज़ डन। देखें ये जो लास्ट वाला केस है हमारे पास, नो वर्क इज़ डन वाला, इसमें वो बंदा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है, उसके पास जितनी एनर्जी है वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि कार्ट को वो मूव करवाए। यूटिलाइज़ तो कर लेता है वो एनर्जी को, लेकिन जब वो बॉडी को ही मूव नहीं करवा पाता तो वर्क नहीं होता। ओवरऑल हम कहते हैं कि देयर इज़ नो वर्क डन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसकी इतनी फोर्स लगाने का, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है फोर्स लगाने का। सो देयर इज़ नो वर्क इज़ डन।